हेलो गाइस, आप लोग का आज सेम इंटरमीडिएट का ग्रेजुएटी का सेकंड लेक्चर है, सेकंड एंड लास्ट लेक्चर। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, मैक्सिमम हाफ एन आवर, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ही पार्ट रह गया था अपना करना बाकी। तो अपने वहां से अभी स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे यहाँ रूल नंबर 10 से बाकी है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर को नॉमिनेशन का फॉर्म दिया गया था या ग्रेजुएटी का फॉर्म सबमिट किया था एम्प्लॉय ने या किसी अथॉरिटी ने, और एम्प्लॉयर ने क्या किया, ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, उसने रिफ्यूज कर दिया नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट करने से, या ग्रेजुएटी का एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, एलिजिबिलिटी को रिजेक्ट कर दिया, या वो कहता है कि आपका जो ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन है उससे कम पेमेंट वो करना चाहता है, या वो आपको अ, जब ग्रेजुएटी कंफर्म हो जाती है उसके बाद में जो नोटिस देना होता है वो नोटिस आपको नहीं दिया है, एज एन एम्प्लॉय आपको वो नोटिस नहीं मिला। इन दैट केस आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, उसका नाम होगा फॉर्म एन। ये एप्लीकेशन आपको 90 दिन के अंदर फॉर्म फिलअप करना है, और ये एक तरीके से आपकी कंप्लेन होती है। ये आप कंप्लेन करते हो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, उनको कहते हो कि एम्प्लॉयर ने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो ये कंप्लेन आप 90 दिन के अंदर कर सकते हो ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ द कॉज। जब वो प्रॉब्लम हुई थी उसके 90 दिन के अंदर आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हो बाई फॉर्म नंबर एन। और फॉर्म नंबर एन की जो एडिशनल कॉपी होगी, मतलब उसका जो डुप्लीकेट कॉपी होगी या उसकी जेरोक्स कॉपी होगी, वो आपको आपके एम्प्लॉयर को भी भेजनी पड़ेगी। मतलब आपकी जो अपोजिट पार्टीज है, जो भी आपके एम्प्लॉयर है, उनको भी इसकी फॉर्म एन की कॉपी आपको सेंड करनी है। अगर आपका 90 डेज का जो टाइम लिमिट है वो ओवर हो जाता है, अगर आपका 90 डेज टाइम लिमिट ओवर हो जाता है, उसके बाद भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस चीज को एडमिट कर सकती है। अगर आप सफिशिएंट कॉज देते हो, प्रॉपर कारण बताते हो कि क्यों आपका डिले हुआ था, इन दैट केस वो आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सकती है, वो रिजेक्ट नहीं करेगी। अब फॉर्म नंबर एन आप भेजोगे कैसे? आप भेज सकते हो बाई इन पर्सन, आप दे सकते हो खुद वहां पे जाके सबमिट करके आओ फॉर्म। अगर इन पर्सन नहीं देना है तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हो। उसको बोलते हैं कि आर ए, सो बोलते हैं रजिस्टर आर पी ए डी, रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो आप खुद इन पर्सन भी दे सकते हो, प्लस आप रजिस्टर्ड पोस्ट के भी थ्रू दे सकते हो। नेक्स्ट इज डायरेक्शन इश्यूड बाय अथॉरिटी। अभी जो आपने फॉर्म एन तो सबमिट कर दिया, उसके बाद में जब जो अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगा, वो आपके फॉर्म को चेक करेगा, और वो एम्प्लॉयर एज वेल एम्प्लॉय को वो क्या देता है, फॉर्म नंबर ओ। फॉर्म नंबर ओ वो दोनों को देता है, एप्लीकेंट को एज वेल एज एम्प्लॉयर को, दोनों को वो फॉर्म नंबर देगा। उसके अंदर डिटेल्स मेंशन करेगा कि आपके बीच में इश्यूज चल रहे हैं, और उसको वो बोलेगा कि आप मेरे कोर्ट में, मतलब मेरे सामने आप हाजिर हो, और आप सब साथ में बैठ के इस मैटर को डिस्कस करते हैं, एंड ब्रिंग ऑल योर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। मुझे जजमेंट देना है एज अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, आपके जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है या विटनेसेस है, मुझे कुछ भी अगर डिसीजन लेना है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स और विटनेसेस को आप लेके आओगे। अब आप खुद अगर नहीं जाना चाहते, एज एन एम्प्लॉय आप खुद नहीं जाना चाहते, आपको लगता, आपको डर लगता है, या आपका एम्प्लॉयर के पास टाइम नहीं है, तो इन दैट केस आप किसी एनी पर्सन, किसी और पर्सन को भी अपने बिहाफ पे आप भेज सकते हो। अपने बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, नॉमिनी या लीगल हायर के बिहाफ पे किसी और को भी भेजा जा सकता है। आप किसी और को भेजते हो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अगर, तो आपको उसको एक लेटर ऑफ अथॉरिटी देनी होती है। ठीक है, अब उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के अंदर मेंशन करते हो कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग, तो मैं ऑथराइज करता हूँ कि सो एंड सो पर्सन मेरी जगह पे उसको अटेंड करेंगे। ओके। अभी ये जो भी आप जो भी पार्टी वहां पे अपीयर होगी, दे विल बी बाउंड बाय द एक्ट्स। जो भी पार्टी, या तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगा, इन दैट केस इवन वो भी अ, उस लॉ को, ग्रेजुएटी एक्ट के जो लॉ है उसके लिए वो भी बाउंड माना जाएगा। तो अगर वो भी कुछ गलत करता है तो रिप्रेजेंटेटिव को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इवन रिप्रेजेंटेटिव आर ऑल्सो बाउंड बाय द एक्ट। अब आपकी हियरिंग वो करते हैं, और आपकी हियरिंग एक बार अगर कंप्लीट हो जाती है, और जो भी एविडेंसेस चाहिए थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, जो विटनेसेस थे, जो भी इंक्वायरी थी, वो सब कंप्लीट हो गई है, वो सब कंट्रोलिंग अथॉरिटी को मिल गया है, वो सभी इन एविडेंसेस को, डॉक्यूमेंट्स को अपने रिकॉर्ड में रखेगा। ठीक है। और जो भी अमाउंट ड्यू है, वट एवर द अमाउंट इज पेबल टू द एप्लीकेंट अंडर द एक्ट, उसको वो डिटरमाइन कर लेगा और बोलेगा कि वेदर अगर पे करना है तो कितना पे करना है, कैसे पे करना है,
उस चीज को डिटरमाइन कर लेता है। वापस से आपकी हियरिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके पास में जो आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो जो भी एविडेंसेस उसके पास रहेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंक्वायरी वो करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है, उसको वो रिकॉर्ड करके अपने पास सेफली रखता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि क्या कोई अमाउंट पेएबल है, कौन किसको देगा, कितना अमाउंट देगा, और कौन फॉल्ट के अंदर है। तो वो डिटरमाइन करके उस तरीके से अपना ऑर्डर दे सकता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर्म नंबर ओ वो सबमिट करेगा अपने वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को दोनों को फॉर्म सबमिट करता है और उनको अपने सामने अपीयर होने के लिए कहता है। अगर एम्प्लॉयर अपीयर नहीं होता है, इफ द एम्प्लॉयर कंसर्न फेल्स टू अपीयर, एम्प्लॉयर को जब बुलाया गया था और एम्प्लॉयर नहीं गया वहां पे, इन दैट केस जो अथॉरिटी एम्प्लॉयर को बुलाया गया था, एम्प्लॉयर गया नहीं, तो उसके बाद में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकती है। एक्स पार्टी डिसीजन का मतलब हो गया बिना एम्प्लॉयर की हियरिंग के वो उसको जो डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ठीक लगेगा, उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अपना डिसीजन दे देगी। वो वापस से एम्प्लॉयर को नहीं बुलाएगी। अभी ये तो तब जब एम्प्लॉयर नहीं आता है। अगर जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट मतलब आप पे एम्प्लॉय की बात हो रही है, अगर एम्प्लॉय ही नहीं आता है, एम्प्लॉय फेल्स टू अपीयर, जिसने कंप्लेन करी वही अपीयर नहीं होता है विदाउट सफिशिएंट कॉज, बिना कोई कारण के वो अपीयर अगर नहीं होता है, तो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है पूरे की पूरे एप्लीकेशन वो क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। अभी अगर बाई चांस एम्प्लॉयर हुआ या एम्प्लॉय हुआ, इन दैट केस अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो हो सकता है अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ठीक समझे तो वापस से एक शो कॉज नोटिस वो दे सकता है कि आपको अपीयर होने के लिए कहा गया था, व्हाई डिडंट यू अपीयर, आप अपीयर क्यों नहीं हुए। तो वो नोटिस वो 30 डेज के अंदर दे देगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर जरूरत लगी तो वो पूरे पूरे केस को वापस से रीहियर कर सकता है और अपने जजमेंट को वापस से बता सकता है। अभी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है एट एनी स्टेज जब भी उसको ठीक लगेगा, पूरी जब भी प्रोसीडिंग चल रही है उसके सामने, वो समन जारी कर सकता है उस एम्प्लॉयर को एज वेल एज उसके एम्प्लॉय को। एक तरीके से ये अपीयर होने के लिए कहा जाता है विथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन उनके साथ आने के लिए कहा जाता है। समन्स का मतलब बेसिकली अपीयर होना ही होता है। तो अगर समन जारी करता है तो समन वो जारी कर सकता है फॉर्म नंबर पी के साथ, either to give evidence or to produce documents। मैंने आपको बोला कि वो उसको अपीयर होना होगा विद एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स, या फिर दोनों के साथ, एट स्पेसिफाइड डेट, टाइम एंड प्लेस एंड एज डिसाइडेड बाय द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एक फॉर्म नंबर आपका और है, दैट इज फॉर्म नंबर आर, जो आपका लास्ट पैराग्राफ है। ये जो आपका लास्ट पैराग्राफ है, अभी एम्प्लॉय की बात सुनने के बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि एम्प्लॉय सही है, एम्प्लॉयर को ग्रेजुअली पेमेंट करना पड़ेगा। इन दैट केस वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उस एम्प्लॉयर को एक नोटिस जारी कर सकता है। नोटिस होगी फॉर्म नंबर आर। फॉर्म नंबर आर के थ्रू वो एम्प्लॉयर को डायरेक्शन दे सकता है कि अभी आपको अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करना रहेगा। ये चीज आप नोट कर सकते हो। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फॉर्म नंबर आर तो वो दे देगा और डायरेक्शन फॉर पेमेंट भी दे देगा, और वो जो पेमेंट होगा वो विद इन 30 डेज उस एम्प्लॉयर को करना रहेगा। और जैसे जैसे ही 30 डेज खत्म होते हैं या फिर जैसे ही वो पेमेंट करना होता है, तो उसकी एक नोटिस आपको क्या कहते हैं, उसका एक इंटीमेशन भी आपको एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना रहेगा। अब जैसे ही पेमेंट करते हो तो उसके बाद में आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी को विद इन 30 डेज उस चीज को इंटीमेट कर दो। उनको भी बता दो कि सर आपने डायरेक्शन दिया था, हमने आपके डायरेक्शन को फॉलो किया है और ये उसका प्रूफ है, ये उसका एविडेंस है। पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास क्या पावर्स है वो देख लेते हैं। वो किसी भी पर्सन को इन्फोर्स कर सकता है अपने सामने अटेंड करने के लिए, और इवन उनसे एफिडेविट भी करवा सकता है, उसे ओथ के थ्रू कुछ एफिडेविट के अंदर कुछ एविडेंसेस बना सकता है। दूसरा, रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, receiving evidences on affidavits, issuing commission for the examination of witnesses।
अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने आपको कोई जजमेंट दे दिया और उसके बाद में जजमेंट आपको लगता है कि नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कुछ गलत जजमेंट दिया है, वो या तो आपके फेवर में नहीं है या अगेंस्ट लॉ है, तो इन दैट केस आप अपील भी कर सकते हो। आप अपील किसको करोगे? टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को करते हो, या फिर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई अगर अथॉरिटी बनाई हुई है फॉर अपील पर्पस, इन दैट केस वो अदर अथॉरिटी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप कर सकते हो, या फिर उनके थ्रू जो अथॉरिटी बनाई गई है फॉर हियरिंग द अपील, तो उस केस में आप उस अथॉरिटी को अप्रोच करोगे और उनके सामने आप क्या कहते हैं, आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील आपने फाइल करी, अपील में आपको दो चीज मिलती है कि अपील आपको कब फाइल करनी है। आपको अपील फाइल करनी है विद इन 60 डेज। जैसे ही आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी जजमेंट देता है उसके 7 दिन के अंदर आपको क्या कहते हैं, 7 दिन के अंदर आपको अपील कर देनी है। अगर आप 7 दिन में अपील नहीं करते हो तो आपको वापस एक टाइम पीरियड मिल सकता है फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज। मतलब 60 + 60, 2 बार 60 + 60 आपको मिल सकता है। आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपका क्यों डिले हुआ था, उसके बाद ही आपको 60 डेज का और एक्सटेंशन मिल सकता है। इतने में आप अपील कर सकते हो। और अपील के टाइम पे आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलती है आपकी बात वापस से रखने के लिए। आपको क्या प्रॉब्लम लगी कंट्रोलिंग अथॉरिटी की जजमेंट के अंदर, वो चीज आप बताओ, और उसको सुनने के बाद जो आपकी अथॉरिटी रहेगी, अपीलिंग अथॉरिटी रहेगी, वो आपकी बात को सुनेगा, उस जजमेंट को कंफर्म भी कर सकता है, उस जजमेंट को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता है, या पूरे के पूरे जजमेंट को वो रिवर्स भी कर सकता है। जो भी जजमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने दिया था, एपलेट अथॉरिटी जो अपीलिंग अथॉरिटी है वो उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रिवर्स भी कर सकता है। जैसा अपीलिंग अथॉरिटी को सही लगेगा वो वैसे कर सकते हैं। आपको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख के दिया है ऊपर। नेक्स्ट इज दिस वन, रिकवरी ऑफ ग्रेजुइटी। जैसे ऊपर आपने देखा कि आपको फॉर्म नंबर आर दिया जाता है जब कंट्रोलिंग अथॉरिटी है या जो अपीलिंग अथॉरिटी होगी वो जब आपको पेमेंट करने के लिए कहती है फॉर्म नंबर आर के थ्रू कि आपको पेमेंट करना है ग्रेजुइटी का टू द एम्प्लॉय, इन दैट केस यू आर सपोज टू मेक द पेमेंट। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप पेमेंट करने से चूक जाते हो या आप पेमेंट से भाग रहे होते हो और प्रेस्क्राइब टाइम मिलते 30 डेज का जो टाइम है उस टाइम में आपने पेमेंट अगर नहीं किया, इन दैट केस वो कंप्लेन चली जाती है कलेक्टर के पास। कलेक्टर आर IAS ऑफिसर्स, नॉर्मली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स होते हैं इन नॉर्मल केसेस, स्टेट सर्विस ऑफिसर भी हो सकता है। कलेक्टर के पास वो कंप्लेन जाती है तो कलेक्टर, फिर ये कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ग्रेजुइटी के अमाउंट को आपसे रिकवर करेगी, अपने उस एम्प्लॉयर से रिकवर करेगी, और रिकवर तो करेगी सो करेगी, प्लस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लेती है एट द रेट ऑफ 9%। 9% के ब्याज के साथ आपसे वो ग्रेजुइटी का रिकवरी करके वो एम्प्लॉय को हैंड ओवर कर सकते हैं। अब कुछ पेनल्टी की प्रोविजंस है, दैट इज सेक्शन नंबर 9, उसमें सब सेक्शन 1, 2, ये कुछ पेनल्टी के प्रोविजंस मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म करके यहाँ पे आपको लिख के दिया है। पेनल्टीज, अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट किया है टू अवॉइड पेमेंट, इन दैट केस आपको अप टू 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड फाइन ऑफ अप टू ₹1,000। डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एक्ट, up to 1 year of imprisonment and up to ₹1,000। ये 1,000 ऑफ बोथ लिखा है लेकिन इट इज अप टू ₹1,000 और बोथ, और ऊपर भी अप टू ₹1,000 ऑफ बोथ रहेगा। अप टू रुपीज लगा लेना, पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना। और थर्ड आपकी जो पेनल्टी होती है इज नॉन पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी पेनल्टीज, इन दैट केस imprisonment not less than 3 months unless court permits। ये मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म करके दिया, अभी वो डिटेल में उसको एक बार रीड कर लेना, आपको कुछ और लगता हो तो उसको आप नोट डाउन कर लेना। एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, इस टाइप का टॉपिक हमने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में भी देखा था, ऑलमोस्ट सेम ही टॉपिक है। उसके अंदर ये कहा जाता है कि जब एम्प्लॉयर के पास ये बात गई थी कि आप फॉल्ट में हो, इन दैट केस एम्प्लॉयर चाहे तो बच सकता है, वो उसके पास कुछ प्रॉपर रीजन होना चाहिए। प्रॉपर रीजन क्या होगा? वो उस अथॉरिटी को, अपीलिंग अथॉरिटी या कंट्रोलिंग अथॉरिटी को वो ये कहेगा कि सर जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी फॉल्ट हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, सम अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। ये जो ग्रेजुएटी का था वो मैंने अपने HR डिपार्टमेंट को दिया होता, उन्होंने ये प्रॉब्लम करी है, इसमें मेरी खुद की कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे भी जो मेरे ऑथराइज पर्सन है इन HR डिपार्टमेंट, उनको आप पेनलाइज करिए, उसको आप चार्ज क्रिएट करिए। तो एक अगर आप ऐसे प्रूव कर देते हो कि उसके आप जिम्मेदार नहीं हो,
some other authority is responsible for the fault, तो in that case आप खुद भी बच सकते हो। साथ ही साथ आपको एटलीस्ट आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, प्रॉपर एविडेंस देना पड़ेगा दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, सम अदर पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल। और साथ ही साथ आपको एक चीज और मेक श्योर करना पड़ेगा कोर्ट को कि आप एविडेंसेस दोगे, सेटिस्फाई भी करोगे, साथ ही आपको एक चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने खुद पूरी कोशिश करी थी, आपने ड्यू डिलिजेंस किया था, आपने कोशिश करी थी कि इस तरह का कोई फॉल्ट नहीं हो, स्टिल वो फॉल्ट हो गया है। और दूसरा कि जो जिस पर्सन ने भी ये गलती करी है या ये ऐसा कुछ फ्रॉड करने की कोशिश करी है, उसने वो ऑफेंस किया था विदाउट योर नॉलेज, आपको इस बारे में पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ कर रहा है। अगर आपको पता होता और अगर आप उसको हाँ बोल देते ऐसा कुछ करने के लिए, तो इन दैट केस आप भी फॉल्ट में होते, पर आपको पता ही नहीं था, ना तो आपको पता था ना तो आपका कंसेंट था। इन दैट केस अगर आप ये चीज प्रूव कर देते हो कि आपने ड्यू डिलिजेंस किया था और आपको इस बारे में कुछ पता नहीं था, इन दैट केस आप पे शायद लायबिलिटी नहीं है, आप बच सकते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है टेकिंग नोट ऑफ, मतलब कोर्ट बेसिकली आपके उस केस को नोट नहीं करेगी या उस केस को कंसिडर नहीं करती है। ठीक है, तो हम देवल मैं आपको पूरा ये जो पॉइंट मैं समझा देता हूँ। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट सेव ऑन द कंप्लेंट मेड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर कोई अथॉरिटी बनाई गई है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, या वो अथॉरिटी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी या आपकी अपीलिंग अथॉरिटी होगी, जब आपका केस कंट्रोलिंग अथॉरिटी या अपीलिंग अथॉरिटी के पास ऑलरेडी चल रहा होगा, उस दौरान वो केस किसी भी कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट, gratuity if not paid or received within 6 months from the expiry of the prescribed time, the appropriate government shall authorize the controlling authority to make a complaint against the employer, whereupon controlling authority shall within 15 days from the date of authorization can file a complaint in the court. And last point is no court inferior to that of the metropolitan magistrate or judicial magistrate. कोई भी कोर्ट जिसके अंदर जिसके पास एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कम पावर होंगे, वो कोर्ट इसमें इस चीज के लिए उस केस को ट्रायल नहीं लेगी। shall try any offense punishable under this act। तो जो भी कोर्ट इंफीरियर होगी इनसे, वो उस केस का ट्रायल नहीं लेगी, उस कोर्ट को उससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो पर्टिकुलर ऐसा केस है, तो हो सकता है अगर सूरत सिविल कोर्ट ना देखते हो उसको, इसको क्या कौन देखेगा, हाई कोर्ट देखेगा, क्योंकि सिविल कोर्ट इस कह सकते हो आप, इट कैन बी कंसिडर्ड एज इंफीरियर टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बाकी आपका ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यू कैन अवॉइड। ये आपका लास्ट टॉपिक था। एक मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे जितने भी आपने फॉर्म अभी तक देखे हैं, फॉर्म ए से लेके फॉर्म यू बी आर तक, सब है सब लगभग सब फॉर्म का मैंने शॉर्ट में आपको लिख के दिया है। फॉर्म नंबर 1 किस लिए, फॉर्म नंबर 2 किस लिए है, तो आप मेमोराइज कर सकते हो, इसको देख के एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है।